नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एवरेस्ट कोचिंग अकबरपुर में। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, आपके यूपीपी की तैयारी में, यूपीएसआई की तैयारी में हम आपकी बृहत मदद करने के प्रयास में लगे हुए हैं और प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में हम ज़्यादा बात न करते हुए आपसे बताएं कि हम इसी कड़ी में, जैसे यूपीपी हो चाहे यूपीएसआई हो, उसमें एक स्पेशल टॉपिक पूछा जाता है जनहित एवं जनहितवाद। दोस्तों, जनहित या जनहितवाद है क्या? आखिर इसका उदय कहाँ हुआ? कब यह दायर किया जा सकता है? इसकी क्या संवैधानिक व्याख्या है? इसकी शुरुआत भारत में कब हुई? सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? किन अवसरों पर और किसके लिए यह दायर किया जा सकता है? इन सब चीज़ों को इसमें पूछेंगे। आप देखेंगे यूपीपी के सिलेबस में ये स्पेशल रूप से एक टॉपिक दिया गया है, जनहित एवं जनहितवाद। दोस्तों, अगर जनहित की बात किया जाता है, जनहित यानी लोगों के हित की बात की जा रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो न्याय है यानी न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका करता क्या है कि लोगों को न्याय देता है। लेकिन साथ में यह भी हम जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका या कहीं की न्यायपालिका न्याय किसी को कब देती है? जब उसको क्या करे कि पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए गुहार लगाए या न्याय पाने की अपील करे। लेकिन जानते हैं आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे गरीब, दलित, पिछड़े या महिलाएं हैं जो कि पैसे या अन्य कारणों से वो क्या कर सकते हैं कि न्याय की मांग नहीं कर सकती हैं। लेकिन साथ में यह भी जानते हैं दोस्तों कि यह कहा गया है कि हमारा अनुच्छेद 38 जो है, अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य की यानी राज्य का कर्तव्य है, यानी कि अनुच्छेद 38 यानी नीति निर्देशक तत्व में यह कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों में यानी जनता में यानी सभी के बीच में क्या करे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करे। ये न्याय करने की बात कहता है। इसी कड़ी में आप जानते हैं कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 39 में कहा गया, 39 के का में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि राज्य का कर्तव्य इसमें निर्धारित किया गया है। दूसरी चीज यह भी है दोस्तों कि अगर लोकतंत्र है यानी जनता का तंत्र है, और जनता में अगर उस जनता में वह भी व्यक्ति है जो कि वंचित है, यानी कि अंतिम पड़ाव, यानी कहते हैं ना कि लाइन में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको भी अगर वह न्याय नहीं मिल पा रहा है तो लोकतंत्र की परिभाषा अधूरी रहेगी। लोकतंत्र में सभी के लिए न्याय होना चाहिए, लेकिन यह न्याय सभी को नहीं मिल पाता है। इसी के लिए आप जानेंगे इसकी प्रारंभ, यानी हम कहें कि लोकहितवाद यानी कि जनहितवाद का जन्म की अगर बात किया जाए तो जनहितवाद का जन्म जो है दोस्तों 1960 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका में। 1960 ईस्वी में कहाँ हुआ? अमेरिका में। यानी कि जनहितवाद का जन्म कहाँ हो रहा है? 1960 में हो रहा है। भारत में इन्हीं अनुच्छेद 38-39 को आधार बनाते हुए न्यायपालिका ने यह माना कि भारत में भी ऐसे लोगों को न्याय पाना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो इसी कड़ी में जैसे भारत में इसकी शुरुआत होती है, आप जानेंगे कि भारत में जनहितवाद, तो जानेंगे भारत में जनहितवाद की शुरुआत कब होती है। तो न्यायमूर्ति पीएन भगवती एवं कृष्णा अय्यर। तो न्यायमूर्ति पीएन भगवती के नेतृत्व में यानी कि इन्हीं के निर्देशन में क्या हुआ? जनहितवाद की शुरुआत होती है। इस तरह से कह सकते हैं जनहितवाद के जो जनक हैं, तो जनहितवाद के जनक अगर भारत में बात किया जाए तो जनहितवाद के जनक जो हैं क्या हैं कि पीएन भगवती जी हैं। अब बात यहाँ ये होती है कि जैसे ये बात किया गया कि लोग वंचितों, पिछड़ों या दलितों के लिए क्या किया गया, या किसी भी व्यथित व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है कि न्याय पाने के लिए ये जनहित याचिका हो सकती है। अब बात यहाँ ये होती है कि न्यायपालिका, जैसे ये जनहित याचिका जो है, ये जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो आप जानेंगे कि जनहित याचिका को जनहित
जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट में कैसे अनुच्छेद 32 के तहत एवं हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत क्या हो सकती है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। एक क्वेश्चन यहां बनता है जबरदस्त कि जनहित याचिका कहां दायर की जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट यानी कि लोअर कोर्टों में जनहित याचिका नहीं दायर की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि यह जो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि अगर अनुच्छेद 32 ये 26 है, अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति क्या कर सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। उसी तरह आप जानते हैं कि अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वह सीधे हाई कोर्ट जा सकता है, न्याय पा सकता है। लेकिन ये जाके न्याय पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ आप जान रहे हैं कि जनहितवाद की कहाँ दायर किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में। तो यह तरह से आप देखेंगे कि यह भी क्या होगा, एक रिट यानी कि आदेश की तरह यह इसका पालन होगा। जैसे आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों के लिए रिट का प्रयोग होता है। रिट की अगर बात किया जाए, आप जानते हैं 5 प्रकार की रिटें हैं। रिटें कितनी हैं, 5 प्रकार की रिटें हैं। 5 प्रकार की रिटों में आप जानेंगे, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह है, यह पुलिस के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है, यह पुलिस के विरुद्ध है। और यह कहा गया है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को आने जाने के समय को निकालकर 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष क्या करता है, सुपुर्द करना होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा है परमादेश, यह अधिकारी के विरुद्ध है। परमादेश यह अधिकारी के विरुद्ध है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी अधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसे क्या किया जा सकता है कि उसे आदेश यानी न्यायालय आदेश दे सकता है। तीसरा है, आप जानते हैं कि प्रतिषेध या निषेध। और चौथा है आपका अधिकार परीक्षा। परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा नहीं, उससे पहले उत्प्रेक्षण और 5वां है अधिकार परीक्षा। दोस्तों इसमें रिट हम इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको रिट पूछी जा सकती है। तो इसमें आप जाने बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें यानी कि पुलिस के विरुद्ध है। पुलिस को ये परमादेश किस अधिकारी के विरुद्ध है, अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसको न्यायालय आदेश दे सकता है कर्तव्य का निर्वहन करे। प्रतिषेध में कोई मामला लोअर कोर्ट में चल रहा है लेकिन उसमें क्या है, कोई संवैधानिक तत्व, महत्वपूर्ण तत्व निहित है तो उसको आदेश दे सकता है कि मामले को रोककर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भेजो। उत्प्रेक्षण में किसी मामले में लोअर कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है लेकिन वह एक महत्वपूर्ण निर्णय है, संवैधानिक तत्व उसमें सम्मिलित है तो उसको भी अपने पास बुला सकता है। अधिकार परीक्षा होता है। अधिकार परीक्षा में यह है कि किसी भी अधिकारी के विरुद्ध एक तरह से कारण बताओ नोटिस होता है, जिसमें यह है कि उसको यह कारण बताना होगा कि किस कारण से वह यह पद धारण किया है और अनुचित कार्य कर रहा है। तो इसमें एक तरह से रिट की तरह होगा। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे जनहित याचिकाओं की बात किया जा रहा है तो जनहित याचिका इस तरह से रिटों के माध्यम से जारी किया जा सकता है और यह जो है रिटों के माध्यम से जारी किया जा रहा है। अब बात यहाँ ये आती है कि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा। इसके अलावा जनहित याचिका को किसके विरुद्ध दायर किया जा सकता है, यानी बात किया जाए जनहित याचिका किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। जनहित याचिका किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है एसआई में एक बार। इसमें जानेंगे आप, पहला तो केंद्र सरकार के विरुद्ध,
यानी केंद्र सरकार के विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा मामला है कि राज्य सरकार के विरुद्ध आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तीसरा है नगर पालिका परिषदों के विरुद्ध। और चौथा है सरकारी विभाग, यानी कोई सरकारी विभाग है तो उसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं। ये 4 मामले हैं, चारों में आप क्या कर सकते हैं कि इसको जान सकते हैं कि केंद्र सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध, नगर पालिका परिषद एवं सरकारी विभाग के विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं कि जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप बात ये होती है कि जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, फिर बात ये आती है जनहित याचिका को कौन दायर कर सकता है। इसके अलावा यह क्वेश्चन बनेगा, एक तो आपने देखा किसके विरुद्ध, और फिर बात आ रहा है कौन दायर कर सकता है, यानी कि कौन कर सकता है जनहित याचिका को। जैसे कि आप जानते हैं कि यह किसके लिए है जनहित याचिका, कोई भी वंचित शोषित व्यक्ति है जो अपने लिए न्याय की मांग नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई दूसरा न्याय की मांग करे। आप भी न्याय की मांग कर सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल पे तौर दें, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। एक चीज यह विशेष तौर पे ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि कौन जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसमें हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति या संस्था, कोई व्यक्ति या संस्था। फिर इस पे हम आते हैं कि ये कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, यहां व्यक्ति की बात यह है कि कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे की समस्या से उसको निजात दिलाना चाह रहा है, उसकी समस्या से वह व्यथित है, तो वह व्यक्ति भी क्या कर सकता है, जनहित याचिका दायर कर सकता है। और कोई संस्था भी है तो वह संस्था भी उसके लिए काम कर सकती है और दायर की जा सकती है। तो दायर किया जा सकता है। एक चीज आप ये विशेष तौर पे नोट करके जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति या संस्था दायर कर सकती है, लेकिन व्यक्तिगत हित के लिए। इसमें कुछ बातों को हम लिख नहीं रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति या संस्था जो है यह जनहित याचिका दायर कर सकती है, लेकिन उस व्यक्ति का, उस संस्था का उस मामले से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्तिगत संबंध होता है तो वह याचिका न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। आज यह भी जान लें कि कोई भी जनहित याचिका को स्वीकार करना ना स्वीकार करना यह न्यायालय का काम है। तो यानी व्यक्तिगत हित के लिए यह जनहित याचिका नहीं दायर की जा सकती है। साथ ही जो व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर रहा है वह पीड़ित व्यक्ति का रक्त संबंधी नहीं होना चाहिए, कोई रिश्तेदार या घर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति यह जनहित याचिका दायर नहीं कर सकता है। यह मामला है, यहां तक जाने आप कि कोई व्यक्ति या संस्था दायर कर सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे इसको भी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि किसके उल्लंघन पर दायर किया जा सकता है, किसके उल्लंघन पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है। किसके उल्लंघन पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो इसमें आप जानेंगे किसके, जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, साथ में मौलिक अधिकारों का पर्यावरण का हो, किसी कारखाने द्वारा प्रदूषण फैलाने पर, उसी में सब आ जाएगा पर्यावरण में ही, यानी कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो जाए। देखिए इसमें हम न लिखते हुए मेरी बात को सुन लीजिए कि जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे उसके रहने से स्वास्थ्य की और सारी समस्याएं हो सकती हैं, किसी बच्चे का शोषण हो सकता है, महिलाओं का शोषण अगर हो रहा है उसके विरुद्ध आप कर सकते हैं, यानी इसका बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, अब यानी कि ऐसे मामलों में ये जो उल्लंघन होगा उसके विरुद्ध आप उसको न्याय दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं।
और इससे लाभ क्या होगा? अगर जनहित याचिका दायर करेंगे तो इससे लाभ क्या होगा? जनहित याचिका दायर किया जाएगा, लाभ क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण लाभ तो यही होगा कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा। इसके साथ यह भी होगा कि आप जानेंगे कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बृहद हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं मौलिक अधिकारों में पहले सशरीर प्राण की रक्षा ही था, लेकिन आप जान रहे हैं स्वास्थ्य, चिकित्सा, पानी, स्वच्छ वातावरण, आज कितना विस्तृत क्षेत्र हो जा रहा है मौलिक अधिकार का। तो इससे लाभ ये होगा कि मौलिक अधिकार हमारे क्या हो जाएंगे? ये बृहद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ अभी आपको हम बताए थे कि यह किसी जो जनहित याचिका है यह किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा जनहित याचिका दायर की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, कोई व्यक्ति, जैसे आप मान लीजिए आपके किसी पड़ोस में या किसी संस्था के बगल में या कोई चीज ऐसे अन्याय हो रहा है, या किसी भी मामले में आप उस व्यक्ति को निजात दिलाना चाहते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं, लेकिन साथ में आपको यह भी डर है कि अगर हम उसको न्याय की मांग करेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी संस्था, सरकारी संस्थान के विरुद्ध, तो ऐसे में अपने आप को डर भी लगता है और वह व्यक्ति क्या होता है, अपने आप को वहां से बचाने का प्रयास करता है। तो आपको जाने, इसी मामले में ध्यान रखते हुए एक वाद आया था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। ये 1982 ईस्वी में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद आया था। इस वाद में यह निर्णय लिया गया, अगर एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद आया। इसमें न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने कहा कि कोई भी व्यथित व्यक्ति जो कि दूसरे के अन्याय से व्यथित है, वह अपना नाम छिपाते हुए, न बताते हुए एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी अगर वह न्यायालय को इस अन्याय की सूचना दे देता है, तो यही पोस्ट कार्ड क्या बन जाएगा? यही पोस्ट कार्ड एक जो है याचिका बन जाएगा और वह याचिका के रूप में काम करेगा। और इसकी शुरुआत 82 में कहा गया था और 1986 ईस्वी में यह एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी याचिका स्वीकार की जाने लगी। एक क्वेश्चन पूछा गया एक बार, किस वाद में कहा गया था कि एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी जनहित याचिका स्वीकार की जाएगी? तो वह था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद था। ठीक है, साथ में एक चीज और आपको यहीं स्पष्ट कर देते हैं हम कि देखिए, यह जो जनहित याचिका है इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो जनहित याचिका का क्या है कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि इसका संविधान की एक तरह से व्याख्या करके बनाया गया है। यह जो है उस सर्वोच्चतम न्यायालय के एक संवैधानिक यानी कि संवैधानिक व्यवस्था यानी व्याख्या के आधार पर जनहित याचिका को शुरू किया गया है, लेकिन जनहित याचिका का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक व्याख्या पर आधारित है। इसके अलावा और हम जानेंगे कि जैसे आप जान रहे हैं कि जनहित याचिका अगर दायर किया जा रहा है, तो जनहित याचिका दायर करने के लिए कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति अगर इतनी हिम्मत करके वह एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेज रहा है, तो फिर भी आप जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका ऐसी है कि न्यायपालिका में न्याय पाने के लिए आपको एक निर्धारित कोर्ट फीस देनी होती है और तमाम तरह की औपचारिकताएं होती हैं। उन औपचारिकताओं के बिना न्याय नहीं मिल सकता है। साथ में यह भी जानते हैं कि उसके लिए सरकारी वकील की या कोई जरूरी नहीं सरकारी वकील की भी आवश्यकता होती है। एडवोकेट के बिना ही कैसे न्याय मिलेगा? तो इसके लिए एक वाद आया था कि राम शरण बनाम भारत संघ, राम शरण बनाम भारत संघ। इसके अलावा रूरल एंटाइटलमेंट, इसके अलावा रूरल एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम भारत संघ। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि ये दो क्या है? संघ
वाद है, यह भी क्या है, वाद है, यानी एक मुकदमा था। तो राम शरण बनाम भारत संघ और रूरल एंटाइटलमेंट केंद्र यानी एक सेंटर था भारत संघ। इसमें यह कहा गया, इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जनहित याचिका जिसके न्याय के लिए जारी किया गया है, दायर किया गया है, तो पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय की जो औपचारिकताएं हैं, न्यायालय की जो तमाम तरह की औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं से मुक्त रखा जाए, उन औपचारिकताओं में इनको न डाला जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि पीड़ित व्यक्ति के लिए सरकारी वकील की जो व्यवस्था है वह निःशुल्क किया जाए, यानी सरकारी वकील निःशुल्क उपलब्ध कराना, ये क्या है, गवर्नमेंट का काम है। और कैसे होगा ये आप जानेंगे कि न्यायिक प्राधिकरण के अंतर्गत यह सरकारी वकील की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ एक चीज और आपको हम यहीं स्पष्ट कर दें कि जो जनहितवाद है, नाम से ही आप जान रहे हैं कि नाम है जनहितवाद। तो जनहितवाद में जनता का हित यानी एक व्यक्तिगत किसी हित के लिए जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। जनहित याचिका दायर की जाएगी, सामूहिक हित के लिए जनहित याचिका दायर की जाएगी। अब हम कुछ और मामलों में यह देख लेते हैं कि जैसे अब तक महिलाओं के लिए क्या किया गया है, या बच्चों के लिए, या अन्य मामलों में क्या किया गया है। तो आप जानेंगे कि महिलाओं के कल्याण के लिए जनहित याचिका, महिलाओं के कल्याण के लिए जनहित याचिका जो है, तो इसमें जो पहला है महिला के कल्याण के लिए, तो इसमें गौरव जैन बनाम भारत संघ वाद। यह महत्वपूर्ण वाद है दोस्तों। यह जो आपका गौरव जैन बनाम भारत संघ वाद था, इस वाद में कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कोई भी जैसे पीड़ित महिला है, स्पष्ट शब्दों में हम अगर आपको बताएं कि कोई भी महिला है जो कि देह व्यापार में संलिप्त है, वेश्यावृत्ति में संलिप्त है, तो उसका जो है क्या है कि इस वाद में कहा गया कि उसके लिए अगर कोई जनहित उनके बचाव के लिए याचिका आई है, तो सरकार का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए यानी देह व्यापार में संलिप्त महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करेगा, उसकी सुरक्षा व्यवस्था करेगा, उसको समाज में अच्छा स्थान दिलाएगा, उसके बच्चों के भी क्या किया जाएगा, समाज में सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, जिससे क्या हो, ऐसी पीड़ित महिला भी क्या करे कि एक गौरवपूर्ण जीवन को जी सके। इसके लिए क्या किया गया कि इस वाद में यह निर्णय लिया गया। ठीक है। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित एक और वाद है, दूसरा वाद है कि दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम बनाम भारत संघ। देखो, दिल्ली डोमेस्टिक वुमेन जो फोरम था, इस फोरम में यह निर्णय लिया गया, यानी वाद में यह निर्णय लिया गया कि न्यायालय ने इस निर्णय में कहा है कि दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम, इसमें यह निर्णय लिया गया कि कोई भी महिला है अगर किसी भी इस तरह से व्यथित या पीड़ित है या किसी ऐसे मामले में है, या जैसे तमाम आप जानते हैं कि तमाम महिलाओं के साथ शोषण या तमाम मामले ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसी पीड़ित महिला का क्या होगा कि उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे समाज में ऐसे लोगों के प्रति हेय दृष्टि रखी जाती है। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वाद था। इसमें कहा गया कि महिला की जो पहचान है वह गुप्त रखी जाएगी। साथ में ही
महिला से संबंधित कोई जो निर्णय लेना हो, कोई आप जानेंगे पूछताछ करनी हो या अन्य कोई कार्य हो, तो वह क्या होगा, गुप्त कमरे में होगा, जिससे कि उसकी जो है निजता, व्यक्तिगत निजता खतरे में न पड़े, उसकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे, यह व्यवस्था किया गया है। तो दो यह इंपॉर्टेंट वाद है जो कि क्या है कि महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप जानेंगे बच्चों के कल्याण के लिए 2-3 वाद हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बच्चों के कल्याण के लिए वाद। तो बच्चों के कल्याण के लिए जो वाद है, इसमें एक पहला है MC मेहता वाद। MC मेहता वाद, MC मेहता वाद है। इस वाद में यह निर्णय लिया, जैसे MC मेहता, तो आगे आप जानेंगे कि यह अगर ऐसे लिख दिया जाए पूरा, 1 सेकंड रुक जाइए, वाद से भी समझ सकते हैं। MC मेहता वाद, वनाम लिखिए, वनाम भारत संघ वाद। देखो इसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर कोई बच्चा है 15 साल से कम उम्र का है, तो उसको अगर कोई दिया सलाई बनाने वाला कारखाना है, तो उस दिया सलाई, यानी कह सकते हैं कि दिया सलाई बनाए जाने वाले कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि दिया सलाई, यहां यह भी नहीं है, तो रोगन भरने से लेकर तमाम चीजें, यानी कोई भी मामला हो तो वहां उसको नहीं लगाया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट जो है शीला वर्सेवाद। शीला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है SI में एक बार। शीला वर्से बनाम इसमें भारत संघ, शीला वर्से बनाम भारत संघ। देखो इसमें इस जो शीला वर्सेवाद ऐसे पूछ लिया जाएगा, ये जो शीला वर्सेवाद था, इसमें यह कहा गया कि 15 वर्ष से, यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने में नहीं रखा जाएगा। इस वाद में जैसे आप पढ़ते हैं कि 14 से कम नहीं, तो 15 वर्ष से कम किसी, साथ में यह भी कहा गया कि 15 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है, कम उम्र का अगर बच्चा है तो उसको जेल नहीं होगी, उसको जेल में नहीं रखा जाएगा, उसको सुधार गृह में रखा जाएगा। उसको जेल नहीं हो सकती है 15 वर्ष से कम उम्र बच्चों की। साथ में यह भी कहा गया, यदि जो इसके इस वाद से, शीला वर्सेवाद से जो इंपॉर्टेंट मामला है जो निकल के आता है, कि आप जानते हैं, आप देखते हैं सड़क पर तमाम जगहों पे आप जानते हैं, देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते दिखाई पड़ जाते हैं। बहुत से लोग व्यथित हो जाते हैं कि ऐसे बच्चों को कब न्याय मिलेगा, इनको पढ़ने की उम्र में इनकी देख रेख होनी चाहिए, इनको भी समाज में अच्छा बनने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन इन बच्चों को तमाम तरह के संगठनों या कैसे भी करके भीख मंगाया जाता है। तो आप जानते हैं इस वाद में यह निर्णय लिया गया कि जो भी सड़क किनारे जो भी या कहीं भी जो भी भीख मांगने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को उससे निजात दिलाया जाए। साथ ही निजात दिलाने के साथ यह भी है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, सुरक्षा की व्यवस्था, उनके शिक्षा और सबकी क्या किया जाए, व्यवस्था किया जाए। तो इसलिए यह बात इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जानेंगे कि आप जान रहे हैं कि यानी कि भीख मांगने वाले बच्चों को, भीख मांगने वाले बच्चों को न्याय दिलाना इसका था। एक चीज और इसमें कहा गया, देखिए बहुत बार ऐसे हुआ, जैसे आप किसी को न्याय दिलाना चाहते हैं, आपने उसके विरुद्ध याचिका की और कहीं धीरे से पता चल गया कि वह फला व्यक्ति ने या फला संस्था ने क्या किया है कि वह याचिका दायर किया है। आप डर बस सोचते हैं कि याचिका वापस ले लें, कोई धमकी दे रहा है याचिका वापस ले लो, कोई दबाव डाल रहा है, कोई पैसे दे रहा है। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय इसमें यह होता है कि शीला वर्सेवाद में कहा जाता है कि एक बार जनहित याचिका दायर हो गई तो जनहित याचिका वापस नहीं होगी।
एक बार जनहित याचिका दायर हो गई तो जनहित याचिका क्या होगी कि दायर नहीं होगी। तो दोस्तों यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया गया। इसमें एक चीज़ शुरू में मेंशन आप कर लेंगे, वहाँ सन नहीं लिखाया गया है। आप जानेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए मैं आपको रिवीजन तौर पे लास्ट में फटाफट करते हैं कि अब तक आपने क्या पढ़ा। आपने पढ़ा कि जनहितवाद जनता की यानी कि सामूहिक हित के लिए है, व्यक्तिगत हित के लिए है, नहीं है। इसको कोई रक्त संबंधी दायर नहीं कर सकता है। इसको दायर किसी व्यक्ति द्वारा या संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसकी शुरुआत जनहित याचिकाओं का दौर शुरू कहाँ से होता है तो अमेरिका से शुरू होता है, 1960 से शुरू होता है। भारत में कब शुरू होता है? भारत में 1989 ईस्वी में न्यायमूर्ति पीएन भगवती के नेतृत्व में शुरू होता है। साथ में आपने यह जाना कि इसको पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। इसके लिए आपने पीसी गुप्ता वाद में देखा कि एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी अगर कोई जनहित याचिका को न्यायालय को सूचना मिल जा रही है पोस्ट कार्ड के माध्यम, तो वही पोस्ट कार्ड क्या हो रहा है कि जनहित याचिका बन जा रहा है और उसके लिए न्याय किया जाएगा। साथ में आपने जाना कि यह एक संवैधानिक यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका क्या किया गया है, संवैधानिक व्याख्या की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सबको न्याय मिलना अपेक्षित है, इसलिए सबको न्याय मिलना चाहिए। साथ में आपने यह भी जाना कि यह महिलाओं के कल्याण के लिए भी है और यह जो है बच्चों के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए, महिलाओं बच्चों पर विशेष फोकस है। साथ में अन्य भी कोई मामला है तो उनके लिए भी है। आप किसी भी संस्था के विरुद्ध व्यक्तिगत हित के लिए आप जनहित याचिका नहीं दायर कर सकते हैं। और जनहित याचिकाओं का दौर जो है यह 1986 के बाद से ही, जब पोस्ट कार्ड के माध्यम से चला तब से ही ज़्यादा सक्रिय है और न्यायपालिका इसमें अधिक सक्रिय लेता है। यानी अगर कोई जनहित याचिका है तो न्यायालय उस पर तुरंत स्वीकार करता है और उसकी जांच करके तुरंत जल्दी निर्णय देता है। इसलिए जनहितवाद यह क्या है, जनहित से संबंधित मामला है और जनहितवाद के लिए न्यायालय जो अतिरिक्त सक्रियता दिखाता है इसी को न्यायालय में, इसकी न्यायिक प्रक्रिया में न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। तो न्यायिक सक्रियता के लिए और भी चीज़ें आप जानेंगे, इसके कुछ नुकसान भी हैं। आप इसके आजकल न्यायालय क्या कर रहा है कि जनहित याचिका के नाम पर क्या हो रहा है कि वह अपने दायरे को बढ़ा रहा है, लेकिन न्यायपालिका भी अपने दायरे से बढ़कर अगर काम करेगा तो एक गलत भावना है। क्योंकि न्यायालय से ही हमको उम्मीद है, अगर न्यायालय ही अपने दायरे से बढ़कर काम करेगा तो यह न्यायपालिका के लिए अच्छा नहीं है, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए इसमें कुछ खामियां भी हैं जिसमें न्यायालय अधिक ज़्यादा सक्रिय हो रहा है। बाकी आप वीडियो को देखेंगे, इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके चाहे वैसे भी एग्जामों में आ सकते हैं, लेकिन खासकर यूपीपी और यूपीएसआई के लिए इसमें से क्वेश्चन आना तय है क्योंकि एक स्पेशल टॉपिक है। इसमें बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।